Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave, Shri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat. In our previous video, we have discussed about linear searching algorithm, examples of linear searching algorithm, best case, worst case and average case, time complexity with the use of linear searching algorithm and analysis of algorithm comparison. यहाँ तक का हमने देखा था. वो वाली वीडियो में मैंने आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन का भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बेसिकली किसके लिए यूज़ होते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है वो हम हमारे बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो अब ये वाले सेशन के अंदर हम पूरा एसिम्प्टोटिक नोटेशन का नॉलेज लेने वाले हैं. एसिम्प्टोटिक नोटेशन दिखाने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ, जो है बुक फाइंडर. बुक फाइंडर एग्जांपल में हमें करना क्या है कि एक शेल्फ पे बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई है. मुझे इसमें से कोई एक बुक अगर ढूंढनी है तो मैं कैसे ढूंढूंगी? तो 1 बाय 1 सारी बुक्स को एग्जामिन करूंगी. मतलब कि लीनियर सर्च जैसे हमने किया था वैसे ही 1 बाय 1 हम देखेंगे कि हमारा सर्चिंग एलिमेंट एरे के इंडेक्स्ड एलिमेंट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जैसे ही मैच हो गया तो वहाँ पे आपका सर्च फाउंड कंप्लीट हो जाता है. अब यहाँ पे एग्जांपल है, इफ़ यू वांट हैरी पॉटर 3 इट वुड ओनली टेक 3 एक्शंस और 3 ट्राइज बिकॉज इट्स द थर्ड बुक इन द सीक्वेंस. मुझे चाहिए हैरी पॉटर 3. तो आप जैसे कि इमेज में देख सकते हो कि थर्ड नंबर की पोजीशन पे आपको हैरी पॉटर 3 मिल जाएगी. मान लो कि आपको चाहिए हैरी पॉटर 7, तो आपको 7th पोजीशन तक कंपैरिजन करवानी पड़ेगी टू फाइंडिंग द हैरी पॉटर 7 बुक. सो जहाँ तक आपको आपका सर्च नहीं मिल जाता है तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन्स करवाते जाने पड़ेंगे और आपका सर्च ढूंढना पड़ेगा. अब ये तो 10 बुक हो या 50 बुक हो तो हम कर सकते हैं. मान लो कि हमारे पास लाखों में बुक्स पड़ी हुई है और वहाँ पे मुझे ये चीज़ करवानी है, और मान लो कि मेरी जो सर्चिंग एलिमेंट है वो 1 मिलियन पोजीशन पे है, तो मुझे 1 मिलियन टाइम ये मेरा कंपैरिजन जो है वो परफॉर्म करवाना पड़ेगा. तो वो वाले केस में हम ये पूरा लीनियर सर्च परफॉर्म करवाए ऐसा पॉसिबल नहीं है. दूसरा है नंबर सॉर्टिंग. मुझे नंबर सॉर्ट करवाने हैं इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में. द इनिशियल अरेंजमेंट ऑफ गिवन नंबर्स कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 ऑर्डर. मैं यहाँ पे आपको 3 ऑर्डर दे रही हूँ. इनिशियली मेरी पोजीशन जो है वो कोई भी ऑर्डर में हो सकती है. फर्स्ट ऑर्डर जो है वो है नंबर्स आर ऑलरेडी इन रिक्वायर्ड ऑर्डर, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मुझे चेंज करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. तो वो वाला केस मेरा हो जाता है बेस्ट केस. सेकेंड पोजीशन है नंबर्स आर रैंडमली अरेंज्ड इनिशियली, तो मुझे सम नंबर्स की पोजीशन जो है वो चेंज करवानी पड़ेगी फॉर माय रिक्वायर्ड आउटपुट, तो इसे हम एवरेज केस बोल सकते हैं. मान लो कि नंबर्स आर इनिशियली अरेंज्ड इन डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपको क्या करना है? पूरा उल्टा करके उसे असेंडिंग या इंक्रीजिंग में कन्वर्ट करना है. तो ये वाले केस में आपको सारे नंबर्स की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो वर्स्ट केस एल्गोरिदम है. जैसे यहाँ पे मैंने तीनों पोजीशन दी हुई है, आपको एग्जांपल में देखो. पहली पोजीशन में है 5, 9, 12, 23, 32 और 41 विच इज़ ऑलरेडी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, तो ये वो मेरा हो जाएगा बेस्ट केस. उसके बाद आता है 9, 5, 12, 32, 23 एंड 41. तो यहाँ पे मुझे 4 एलिमेंट की पोजीशन चेंज करनी है विच इज़ 5 एंड 9, 23 एंड 32. इसकी पोजीशन अगर मैं स्वैप करवाऊंगी तो मुझे मेरा सर्च मिल रहा है, मतलब सॉर्टिंग हो रहा है, तो इसे मैं हम बोल सकते हैं ये एवरेज केस है. उसके बाद लास्ट वाला सिनारियो देखो तो वो पूरा उल्टा है. 41, 32, 23, 12, 9 और 5 ये हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो मुझे इसको पूरा इसके सारे एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करके इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा आपका वर्स्ट केस एल्गोरिदम. अब जैसे कि हमने आगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में डिस्कस किया था कि बेस्ट केस जो है वो लोअर बाउंड ऑन रनिंग टाइम है और वर्स्ट केस जो है वो अपर बाउंड ऑन रनिंग टाइम है. तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि व्हाट डू मीन बाय लोअर बाउंड एंड व्हाट डू मीन बाय अपर बाउंड. तो लोअर बाउंड हम किसको बोल सकते हैं कि अगर कोई एल्गोरिदम मिनिमम टाइम लेता है अपने सर्च कंप्लीट करने के लिए तो उसे हम लोअर बाउंड बोल सकते हैं. मतलब a lower bound of an algorithm defines the minimum time required. It is not possible to have any algorithm whose time complexity is lesser than this algorithm
विथ रैंडम इनपुट, मतलब कोई भी इनपुट आप दे दो और अगर वो उसका लोअर बाउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड कर रहा है, तो वो एल्गोरिदम का रनिंग टाइम लोअर बाउंड टाइम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद आता है अपर बाउंड ऑफ रनिंग टाइम। अपर बाउंड रनिंग टाइम में क्या होगा कि एल्गोरिदम अपना सर्च कंप्लीट करने के लिए या फिर अपना आउटपुट लाने के लिए मैक्सिमम टाइम ले रहा है, तो उसे हम एल्गोरिदम का अपर बाउंड टाइम बोल सकते हैं। मतलब क्या होगा कि अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम डिफाइंस द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड, वी कैन ऑलवेज सॉल्व द प्रॉब्लम इन द मोस्ट टाइम, मतलब मोस्ट मैक्सिमम टाइम टेकन बाय अ नोन एल्गोरिदम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विथ वर्स्ट केस इनपुट गिव्स द अपर बाउंड। मतलब आपका वर्स्ट केस जो है वो अपर बाउंड रिप्रेजेंट कर रहा है और बेस्ट केस जो है वो लोअर बाउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। उसके बाद आता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अब हमने जो ये चीज़ आगे देखी अपर बाउंड और लोअर बाउंड, वो हमने क्यों देखी वो आपको अभी पता चलेगा। अब आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशन का पोर्शन जो है वो अभी एक्चुअली स्टार्ट हुआ है। तो कोई भी एल्गोरिदम का रनिंग टाइम अगर आपको एनालाइज करना है तो विद द यूज़ ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन हम ये रनिंग टाइम एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें 3 एसिम्प्टोटिक नोटेशन है। एक है बिग ओ, दूसरा है थीटा और तीसरा है ओमेगा। ये 3 नोटेशन है एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जिसका यूज़ करके हम एल्गोरिदम का रनिंग टाइम एनालाइज कर सकते हैं। ये जो 3 नोटेशन है एसिम्प्टोटिक नोटेशन, इसे हम एल्गोरिदम्स ग्रोथ रेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये नोटेशन से हमें पता चलता है कि कौन सा एल्गोरिदम एवरेज केस रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा बेस्ट केस रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा वर्स्ट केस रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बेसिकली एसिम्प्टोटिक नोटेशन किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट, टू कैरेक्टराइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम, बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम फाइंड करने के लिए। दूसरा, टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 और मोर एल्गोरिदम सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। कोई एक सेम प्रॉब्लम को अगर मैं 2 या 3 डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व कर रही हूँ तो उन सारे तरीक़ों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम काउंट कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन, और उसमें से कौन सा सबसे अच्छा है वो हम ढूंढ सकते हैं। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो है वो वर्क कर रहे हैं। उसके बाद जो आता है उसमें सबसे पहला नोटेशन आता है हमारा बिग ओ नोटेशन, और बिग ओ नोटेशन और ओ नोटेशन भी जिसे बोल सकते हैं। बिग ओ नोटेशन के पास मैंने लिखा है अपर बाउंड। क्यों? क्योंकि ये कोई भी एल्गोरिदम की वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। मतलब जब भी आपका एल्गोरिदम वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा है तो मान लो कि वो अपर बाउंड एल्गोरिदम है, उसके लिए हम उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम बिग ओ नोटेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको बिग ओ की डेफिनेशन दी हुई है, देखो। For a given function g of n, we denote by big O of g of n the set of functions जहाँ पे 2 फंक्शन है f of n और g of n। तो 0 is less or equal to f of n is less or equal to c g of n, where n0 is less or equal to n। यहाँ पे g of n जो है वो अपर बाउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, f of n जो है वो आपका बेसिक फंक्शन है, और यहाँ पे जो आपको रिलेशन दिया हुआ है एफ ऑफ एन इज लेस और इक्वल टू सी जी ऑफ एन, दैट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ बिग ओ नोटेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ये डेफिनेशन जो है वो एग्ज़ाम में आएगी। यहाँ पे कर्व दिया है क्योंकि सी इंटू जी ऑफ एन की वैल्यू एफ ऑफ एन से ज़्यादा है। तो एवरी टाइम जब आप ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के एग्जांपल्स भी सॉल्व करने को बोलेंगे, तो जब आप एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो तो आपको 2 फंक्शन दिए होंगे एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन। सी इज़ नथिंग बट अ कांस्टेंट वैल्यू जो आप कुछ भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एग्जांपल। तो आपको जब आपको बिग ओ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है तो आपको ऑलवेज एफ ऑफ एन इज लेस और इक्वल टू सी जी ऑफ एन बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन जो है वो लोअर बाउंड रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, विच मीन्स ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट द बेस्ट केस ऑफ एल्गोरिदम। यहाँ पे ओमेगा नोटेशन और बिगो नोटेशन में एक ही डिफरेंस है। बिगो में था एफ ऑफ एन इज लेस और इक्वल टू सी जी ऑफ एन, और यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एन इज ग्रेटर और इक्वल टू सी जी ऑफ एन, जहाँ पे आप डेफिनेशन सेम रख सकते हो, खाली सिम्बॉल्स, मतलब आपकी मेन डेफिनेशन का सिम्बॉल चेंज हो रहा है। आगे था एफ ऑफ एन इज लेस और इक्वल टू सी जी ऑफ एन, यहाँ पे है एफ ऑफ एन इज greater or equal to Cg of n, which represents the lower bound of any algorithm running time.
कर्व भी यहाँ पे आपको दिया है। कर्व आपको एक सिंपल चीज़ चेंज करनी है कि आपने वहाँ पे जो देखा था कि सी जी ऑफ एन ऊपर था, उसकी जगह पे यहाँ पे एफ ऑफ एन को ऊपर ले लेना है हमें। उसके बाद आता है थर्ड, थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन जो है वो सेम ऑर्डर के लिए यूज़ होता है। ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, पर सेम ऑर्डर मतलब एवरेज टाइम के लिए यूज़ हो रहा है। थीटा नोटेशन की डेफिनेशन है, हाँ एक दूसरी चीज़, लोअर बाउंड और अपर बाउंड मतलब बिग ओ और ओमेगा के अंदर हम एक एक कांस्टेंट ले रहे थे सी, यहाँ पे हम दो कांस्टेंट ले सकते हैं C1 और C2। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखो तो C1 इज लेजर, C1 G ऑफ एन इज लेजर इक्वल टू एफ ऑफ एन इज लेजर इक्वल टू C2 G ऑफ एन। ये उसकी डेफिनेशन हो जाती है। इसे आप एफ ऑफ एन इक्वल टू सी जी ऑफ एन भी बोल सकते हो। ये जो है वो टाइट बाउंड रिप्रेजेंट करवाने के लिए यूज़ होता है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करवाने के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हो, 0 इज लेजर इक्वल टू C1 G ऑफ एन इज लेजर इक्वल टू एफ ऑफ एन इज लेजर इक्वल टू C2 G ऑफ एन। ये हो गई थीटा नोटेशन की डेफिनेशन। इसका कर्व अगर आप ड्रॉ करो तो कर्व में आपको दो G ऑफ एन ड्रॉ करने पड़ेंगे विद द कांस्टेंट C1 एंड C2 और बीच में आएगा एफ ऑफ एन। तो ये हो जाएगा आपका थीटा नोटेशन। इसके बाद हाँ, ये ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ फिर से। बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट्स अपर बाउंड, ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट्स अ लोअर बाउंड एंड थीटा नोटेशन रिप्रेजेंट्स अ सेम ऑर्डर और इक्वल बाउंड। और इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे दी हुई है जो ऑलरेडी हमने आगे डिस्कस की है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोटेशंस। तो आप देख सकते हो कि जैसे डेफिनेशन है 0 इज लेजर इक्वल टू एफ ऑफ एन इज लेजर इक्वल टू सी जी ऑफ एन, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एफ ऑफ एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन लिख सकती हूँ। उसके बाद आता है ओमेगा के लिए 0 इज लेजर इक्वल टू सी जी ऑफ एन इज लेजर इक्वल टू एफ ऑफ एन। उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओमेगा नोटेशन ले सकते हैं जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ ऑफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, और थीटा रिप्रेजेंट करने के लिए एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रोथ रेट भी दिखा सकता है ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो कॉमन ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है तो वो देख लो। यहाँ पे आपको ग्रोथ रेट दिया हुआ है n log n n स्क्वायर n क्यूब 2 raised to n फैक्टोरियल। मान लो कि यहाँ पे आप n की डिफरेंट वैल्यू लोगे तो आपको उसका आंसर, ये n की वैल्यू डालो और उसका आंसर देखते जाओ तो ये ऑर्डर में आंसर मिलेगा। ये ऑर्डर आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आपको अरेंज द ऑर्डर करके ये चीज़ पूछ सकते हैं जिसे हम ग्रोथ ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को अगर मुझे अरेंज करवाना है तो आपको गिवन नोटेशन का यूज़ करके ये करवा सकते हो। ये दो सीरीज़ जो है वो याद रख लेना, ये सीरीज़ आपको आगे बहुत काम आने वाली है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी है, वो एक्सरसाइज नोट डाउन कर लो। ये चीज़ें आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन के एग्जाम्पल से परफॉर्म करवानी है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन के एग्जाम्पल्स जो है वो मैं यहाँ पे पीपीटी में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वो हम गूगल मीट पे एक मीटिंग करेंगे और उसके अंदर मैं वो एग्जाम्पल्स आपको लाइव करवाऊँगी, या फिर मैं मेरे नोट्स आपको नोट्स से एक्सप्लेन करूँगी कि एग्जाम्पल हमें कैसे परफॉर्म करने। तो अभी के लिए हम इतना एसिम्प्टोटिक नोटेशन तक रखते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन में यहाँ पे देख लो, मैंने आंसर भी दिए हैं कि कौन सा एल्गोरिदम परफॉर्म करके आपको क्या आंसर मिलने वाला है। तो ये एक्सरसाइज आप अच्छे से देख सकते हो और ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म भी कर सकते हो घर पे। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो वो मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगी, पर ऊपर के तीन देख लो लॉजिक कि अगर एफ ऑफ एन इज लेजर इक्वल टू जी ऑफ एन है तो वो बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेटर और इक्वल टू जी ऑफ एन है तो वो ओमेगा रिप्रेजेंट करेगा, और इक्वल टू जी ऑफ एन है तो वो थीटा रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक हम आज का सेशन रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन इन इक्वेशन। पर इक्वेशन जो है वो मैं पूरे यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, तो वो मैं आपको अलग से नोट्स में एक्सप्लेन कर दूँगी। यहाँ तक आज का सेशन हम रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे ये वाला एसिम्प्टोटिक नोटेशन इन इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।